कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। और बच्चों, मेरा ये वादा है कि जो मैं शुरू करने वाली हूँ आज से, उससे आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो और मजबूत होगी, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एक प्यारी सी छोटी सी सीरीज जो कि हर थर्सडे को आपको मिलेगी शाम के 4 बजे एक लेक्चर के फॉर्म में। और बस आपके मुझे 15 मिनट चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, आपकी डिमांड पर बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो आपको मिलेगी हर थर्सडे को शाम के 4 बजे। एंड बच्चों, अब यार देखो, इससे होगा क्या कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला चैप्टर है जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का है। अब इस चैप्टर में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूं। तो बस आपके मुझे 15 मिनट चाहिए, तो और बस आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल इस चैप्टर का ये रहा कि भाई प्रकाश की किरण कैसे गमन करती हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे बच्चों चलती हैं, हमेशा ही एक सीधी रेखा पे चल रही होती हैं। बच्चों साथ में आपको ये भी देखते चलना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यम जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो बच्चों न्यूनतम किस में होगा? कांच में, क्योंकि ये सबसे गाढ़ा है। अधिकतम किस में होगा? जो बच्चों सबसे विरल होगा, जिसमें कण सबसे दूर दूर होंगे। तो याद रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और बच्चों इस ऑप्शन में जो कांच है उसमें सबसे स्लो चल रहा होगा। अगला सवाल, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो वी ऑल नो कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि बच्चों वो क्या चाहता है कि जितने भी पीछे से आने वाले वाहन है उसको प्रॉपर दिखाई दे रहे हो। उत्तल दर्पण वस्तुओं के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्रतिबिंब बनाता है, आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे साइड मिरर भी कहा जाता है। अगला सवाल, मोटर कार के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों याद रखना कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बच्चों क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से हमें समानांतर प्रकाश किरणें मिल रही होती हैं, इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। अगला सवाल, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वी ऑल नो कि प्रतिबिंब कब बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों समतल दर्पण में क्या होगा बेटा? प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है? समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वस्तु के बराबर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला सवाल बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है? 1 सेकेंड, ना मीटर है, ना ही बच्चों एंगस्ट्रॉम है, ना ही ओम है, ना ही माइक्रोमीटर। बेटा इसमें ऑप्शन गलत है। बच्चों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और बच्चों आपको याद रखना है कि डायोप्टर बच्चों जो है वो कब होगा? जब फोकस दूरी हम लोग मीटर में लेंगे। यानी कि बेटा एक डायोप्टर को 1 मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो किसी बच्चों लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। तो बच्चों जो क्षमता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी अगर पॉजिटिव होगी तो बच्चों क्षमता ही पॉजिटिव होगी, फोकस दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? वी ऑल नो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो हम क्या बोलेंगे? क्षमता भी धनात्मक होगी। अगला सवाल बेटा, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? वी ऑल नो कि बच्चों लेंस की परिभाषा क्या है? किन्हीं भी दो वक्र पृष्ठों के मध्य भरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी कि लेंस को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम ही चाहिए। बच्चों जल, कांच, प्लास्टिक ये तीनों ही प्रकार के पारदर्शी माध्यम हैं, बट बच्चों मिट्टी ये पारदर्शी नहीं है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अगला सवाल, किस दर्पण से हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बच्चों याद रखना, हमेशा 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 उत्तल दर्पण से
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सदैव बच्चों छोटा वस्तु से छोटा आभासी और बच्चों जो है आपका बेटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होता है, इस बात को याद रखना है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है बच्चों, हम सबको पता है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। बच्चों अपवर्तन कब हो रहा होगा, या तो प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही होगी या फिर विरल से सघन जा रही होगी। यहाँ पर बेटा क्या है, हवा से कांच में, हवा कैसा माध्यम है, हवा विरल माध्यम है, कांच कैसा माध्यम, सघन माध्यम है। जब भी विरल से सघन जाएगी, क्या बताया था बच्चों, विरल से सघन जाएगी अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के निकट आ जाएगी। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वी ऑल नो कि सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है प्रतिबिंब को बड़ा प्राप्त करने के लिए, और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने का इस्तेमाल करते हैं बेटा जी उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि जैसे उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वैसे ही अवतल लेंस हमेशा ही वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगला सवाल, परावर्तन के नियम से हमें क्या पता चलता है बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। बोर्ड में पूछा जनरल क्वेश्चन है, हर बार रिपीट मोड पे आता है। अगला सवाल, अगर कोई भी गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण और लेंस क्या होगा। हमें पता है बेटा कि देखो भले ही अवतल दर्पण एंड उत्तल लेंस एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, पर अगर बात आएगी फोकस दूरी में तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो जहां पर ऋणात्मक वहां पर अवतल, जहां पर धनात्मक वहां पर उत्तल, आगे पीछे लेंस या दर्पण उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों -15 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है कि हो ना हो दोनों ही अवतल हैं, अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है। आगे बढ़ेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों, अपवर्तनांक का बेटा मान कैसे निकालेंगे, स्नेल का नियम n बराबर sin i बटे sin r। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसे बेटा जी बोलते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला, जो कि स्नेल से हमें प्राप्त हुआ था। एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों, उत्तल लेंस ऐसा होता है कि 2 उभरे हुए वक्र पृष्ठों से बना हुआ जो हमारा लेंस है वही कहलाएगा उत्तल लेंस। तो यानी बच्चों क्या है, देखो ये बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है ना, किनारों पर बड़ा पतला है और बीच में मोटा है। तो क्या लगेगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का ही जो आवर्धन बेटा होगा m बराबर क्या हो जाएगा, v बटे u होगा। अगर दर्पण बोलता तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता, माइनस का v अपॉन u, याद रखना है। अगला सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, या फिर बच्चों प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, अनुपात है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, मात्रक विहीन राशि है ये। अगला सवाल, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, तो लेंस का जो केंद्रीय बेटा बिंदु है वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसकी खासियत क्या है, इससे होकर जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो बेटा बिना जो है अपवर्तित हुए, बिल्कुल बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। अगला, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल जो है लेंस हो, या बेटा जो है आपका उत्तल दर्पण हो, हमेशा ही अनंत वाला केस ऐसा है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बन रहा होगा। तो अनंत पर रखी वस्तु
वस्तु का बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, हमेशा ही फोकस पर बन रहा होता है। अगला सवाल, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएंगी, विचलन के साथ निर्गत होगी, 7 रंगों बटेगी, या फिर बिना विचलन के निर्गत होगी। तो बच्चों अभी समझाया था कि प्रकाशिक केंद्र की खासियत ही यही है कि उससे होकर के जो भी प्रकाश किरण जाती है बिना विचलन के जाती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बच्चों, ये तो बिल्कुल रट डालो बेटा, स्पेशल केस है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बेटा पूरे पांचों स्थितियों में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, पर बेटा सिर्फ और सिर्फ जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। बच्चों वी ऑल नो कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी का दोगुनी होती है, या बोल सकते हैं फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता की आधी होती है। 32/2 करो क्या मिल जाएगा, 16, तो 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो ये क्या है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अपसारी लेंस है, या ए और बी दोनों। बच्चों देखिए लेंस की क्षमता बताया था फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अगर जो है बच्चों फोकस दूरी नेगेटिव तो लेंस की क्षमता भी नेगेटिव। बच्चों तो अगर लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर का मतलब क्या है कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव हो। फोकस दूरी किसकी नेगेटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों। अगला, अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगर आपतन कोण 42 डिग्री है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तब अपवर्तित किरण कैसे विचलित हो रही होगी। बच्चों जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा बस स्नेल बाबा को याद रखना है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर लगाना है। आई कितना है बेटा, आई है 42, आर कितना है 30, साइन 42 डिवाइड बाई साइन 30, ये होगा आपका सही ऑप्शन। समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। अगर वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी है तो बच्चों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी बेटा, वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अगला सवाल, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। बच्चों सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा अनंत होती है। दर्पण समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है पर फोकस दूरी अनंत होती है। अब बच्चों बारी है इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है बच्चों। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है बेटा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है, और बेटा पार्श्व क्या होता है, विक्रमित होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करिए। बच्चों इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और बेटा दूसरा क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम हो जाएगा, और इसको आराम से आपको तैयार कर लेना है। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। बच्चों उत्पन्न आवर्धन +1 है तो बेटा 1 का मतलब क्या है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर है, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी है। अगला सवाल बच्चों देखो ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है वायु और जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। बच्चों देखो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें आपको प्रकाश की चालें अलग अलग माध्यम में दी होंगी, तब आप क्या करेंगे, तब बच्चों फॉर्मूला होता है 1n2 = v1/v2। बच्चों यहाँ पर बेटा देखो 1 क्या होगा, जिसके n जिसके सापेक्ष बेटा किसके, तो वायु के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, वायु पहले नंबर पे होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, जल हो जाएगा। बेटा v1 यानी बच्चों जिस पहले नंबर पे कौन है, तो वायु है। वायु में प्रकाश चाल कितनी है, तो बेटा वायु में चाल है 3 × 10⁸। बेटा सेकेंड नंबर पे कौन है, जल है। बेटा जल में कितनी है, तो ये है 2.25 × 10⁸। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई
मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। अगला बच्चों कह रहा है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, प्रकाश सबसे तेज किसमें गति करेगा। बच्चों याद रखना, प्रकाश सबसे तेज उस माध्यम में चलता है जिसका अपवर्तनांक बच्चों क्या होता है, सबसे कम होता है। अपवर्तनांक कम होगा मतलब क्या है, माध्यम उतना विरल होगा। अपवर्तनांक ज्यादा मतलब क्या है कि माध्यम उतना सघन है। तो कह रहे सबसे तीव्र किसमें चलेगा, अपवर्तनांक सबसे छोटा कौन है बेटा, सबसे छोटा अपवर्तनांक है 1.33। तुम क्या बोलेंगे, 1.33 वाले जो हमारा अपवर्तनांक जो माध्यम है उसमें प्रकाश सबसे तेजी से चल रहा होगा। बताओ बच्चों, ये सवाल आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है बेटा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर लगा देना है। बस आपको डायग्राम में ध्यान रखना होगा कि 45 डिग्री ये आपका आपतन कोण नहीं है बच्चों। आपतन कोण क्या होगा बेटा, अभिलंब के साथ बेटा जो कोण होता है वो आपतन कोण है। तो बच्चों ये वाला एंगल आपतन कोण बेटा, ये वाला एंगल अपवर्तन कोण है, राइट। तो बच्चों आई कैसे निकालोगे, 90 माइनस का 45 बेटा कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, 90 माइनस 30 और बेटा इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। अगला सवाल, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस है बेटा, बताया हुआ है। अवतल दर्पण चमकीला अंदर की ओर धसा होता है, उत्तल दर्पण चमकीला तल बाहर की ओर होता है। वास्तविक आभासी दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी बन रहा होता है। प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा वस्तु से बेटा जो है वस्तु के आकार का तीनों प्रकार से बन सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब छोटा बनता है। बहुत बार बेटा आपको करवाया हुआ सवाल है। वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर बेटा, ये अंतर लेके आप आ जाएंगे, राइट है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है बेटा, प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है बेटा, प्रॉपर आपको लिख करके आना है। याद रखना बेटा, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद करके आना है और अच्छे से लिख के आना है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बिहार में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है। पार्श्व विस्थापन बच्चों क्या होता है बेटा, देखो जब भी प्रकाश हमारा कांच के गुटके से निकलेगा तो बेटा क्या होगा, हमारा प्रकाश बेटा जो है, जो अपवर्तित प्रकाश किरण होगी वो आपतित प्रकाश के समानांतर होती है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रकाश वो क्या हो गया, पार्श्विक रूप से विस्थापित हो गया है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा इसका सही डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी स्लैब से प्रकाश बाहर निकल रही होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से तैयार कर लेना। लेंस दिया, लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है बेटा जो है, प्रतिबिंब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। फोकस दूरी बताओ बच्चों, याद रखना सिर्फ और सिर्फ लेंस का फॉर्मूला लगाना है और बेटा लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है समझ जाना सही है, राइट बेटा। एक ये सवाल और अच्छे से तैयार कर लेना, ऐसे ही आपके जो है सवाल आने हैं। और बच्चों को इसमें बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है, किरण आरेख भी खींचना है। बेटा इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लो, ऐसे सवाल आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। बेटा इस सवाल में पढ़ना क्या है, पहले तो आप दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। इससे बेटा आप क्या करेंगे बेटा, इससे प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जो है आप बेटा आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन से बच्चों क्या होगा, इससे बच्चों आपको जो है प्रतिबिंब का आकार मिल जाएगा एंड बच्चों प्रकृति भी मिल जाएगी। क्योंकि देखो आप देख सकते हो बेटा वस्तु की लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो जब भी वस्तु की लंबाई दी जाएगी उस टाइम पर फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, उस टाइम पर हम लगाते हैं ये माइनस का v/u = ऐसे लिख सकते हो, L' लिख सकते हो ना, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और बेटा दोनों को जब आप सॉल्व करके निकालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति भी आ जाएगी एंड फिर आपको किरण आरेख खींच लेना है। तो बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है बेटा। आपको जो है इससे ये पूरा सवाल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। इस चैप्टर से बेटा जो है सबसे ज्यादा अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई सवाल आता है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। सबसे जो पहला चैप्टर है बेटा, पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला चैप्टर है
प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि आपतन कोण हमेशा ही बराबर होता है परावर्तन कोण के, राइट बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो बच्चों। जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला बेटा जी क्या है, तो ये है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये कौन सा फॉर्मूला है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, जब हमें बेटा जी प्रश्न में अपवर्तनांक बेटा जो है दिया जाएगा निकालने के लिए, आपको आपतन कोण दिया जाएगा, आपको अपवर्तन कोण दिया जाएगा, तब आपको अगर अपवर्तनांक निकालने के लिए बोले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है बच्चों n बराबर c बटे v। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब बेटा हमसे बोलेगा कि भाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है बेटा देखो, और आपको क्या देगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा। तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। कि मान लो आपको बोल दिया कि भाई माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, माध्यम प्रकाश चाल निकालो। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। या फिर अगर आपको माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया गया तो आप लोग अपवर्तनांक भी इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक पर। अगर आपको बोला जाए कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, देन बच्चों आप क्या करेंगे, देन बेटा आप अप्लाई करेंगे 1n2 बराबर n2 बटा n1। बेटा यहाँ पर मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, जिसके n जिसका, यानी कि जिसके सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसको फर्स्ट नंबर पर रखोगे, और जिसका निकालना होगा उसको सेकेंड नंबर पर रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बोल दे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, तो आप क्या करोगे बेटा, जल को आगे रखोगे, कांच को पीछे रखोगे, एंड बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे होगा वह यहाँ पर नीचे आएगा, और जो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो 1n2 = n2/n1। बेटा इसके अलावा एक फॉर्मूला और है हमारे पास इसी का ही। अगर आपको माध्यम में जो है प्रकाश की चालें दी हूं, मान लो आपको दिया हुआ है कि पहले माध्यम प्रकाश की चाल इतनी है, दूसरे माध्यम प्रकाश चाल इतनी है, और आपको बोल दिया कि भाई जो है इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई कर देना है। आगे बच्चे बढ़ते हैं, छठवां बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम सबको पता है जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता की आधी होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे जो है बेटा ध्यान सुनिएगा बच्चों, 7 नंबर पे आएगा हमारा दर्पण सूत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैं आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक साथ ही लिखवाऊंगी। दर्पण सूत्र क्या है बेटा, 1/f = 1/v + 1/u। बेटा ये क्या है, दर्पण सूत्र है। यहाँ पर बच्चों f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है बेटा, ये है प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी। हम सबको पता है कि जो वस्तु की दूरी होगी वो हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकस दूरी बेटा जी क्या होगी, हमेशा अवतल दर्पण अवतल लेंस की नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, राइट बच्चों। इसके बाद बेटा यहीं पर ही मैं आपको लिखवाना चाहूंगी लेंस सूत्र के बारे में, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, बस बेटा प्लस माइनस का फर्क है। 1/f = 1/v माइनस का 1/u। याद रखना दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में नेगेटिव होता है। आगे बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की। बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आवर्धन का, रेखीय आवर्धन। बच्चों देखिए आवर्धन को हम m से दर्शाते हैं, और m बराबर क्या होता है बेटा, m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, m बराबर I बटे O होता है। पर बच्चों अगर हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में लिखना हो तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों लेंस के लिए और दर्पण के लिए ये फॉर्मूला अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं लेंस के लिए तो ये बेटा फॉर्मूला हो जाता है रेखीय आवर्धन का m बराबर v बटे u। पर अगर हम बात करते हैं दर्पण की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का v/u। याद रखना कि जब आवर्धन क्षमता यानी कि बेटा जब आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है आभासी और सीधा है। जब m की वैल्यू नेगेटिव होगी हम क्या बोलेंगे कि बेटा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो वास्तविक और उल्टा है। इसी के अलावा अगर m बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब
वस्तु से छोटा है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना हुआ है। यानी कि आवर्धन की वैल्यू को देख करके हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार के बारे में बता सकते हैं। बच्चों इसके बाद बेटा आता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों लेंस की जो क्षमता है ना, यही फॉर्मूले को बेटा हम लोग यूज करते हैं अपने जो है नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वहां पर बच्चों अगर हमें क्वेश्चन मिलते भी हैं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के, तो बच्चों आपको वहां पर यह फॉर्मूला आराम से लगाने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना होगा, सिंपल से बेटा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, P बराबर 1/f। याद रखना कि बच्चों फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अपनी जो क्षमता है बेटा, क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। याद रखना बच्चों लेंस की हमेशा क्षमता होती है, ठीक है। तो बच्चों क्षमता दर्पण की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लेंस की होगी। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। और अगर बेटा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो आप साधारण सा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, राइट। तो बच्चों यहां पर देखो मैं आपको दोनों ही चीजें लिखवा दी हैं। आगे बच्चों बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आपका बेटा जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप या तो क्या कर रहे होगे, लेंस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे होगे, या फिर तो लेंस की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे होगे। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस पर हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखो जो हमारा सेकंड चैप्टर बाकी उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूलेज आते हैं विद्युत चैप्टर में। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला शीट भी बना के दी हुई है। याद रखना बेटा विद्युत के सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा सारे फॉर्मूलेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। बेटा Q बराबर क्या होता है, N × E होता है, जहां पर N क्या है, यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बेटा इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद सीधा ही बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आता है विभवांतर का, V बराबर W/Q, जहां पे W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद बच्चों सीधा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ओम का, V बराबर I × R, जहां पर बच्चों I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। बच्चों इसके बाद हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है प्रतिरोध का। हम सबको पता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, हम सबको पता है कि जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से बच्चों में फॉर्मूला मिलता है R बराबर ρL/A। बच्चों इस फॉर्मूले में रो क्या है बेटा, तो रो है प्रतिरोधकता, जिसे बेटा जी हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। याद रखना प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और बेटा प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। बच्चों इसके बाद बेटा जो है सीधे हम लोग चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर। बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, जितने भी प्रतिरोध हैं सबका बेटा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 + R2 + R3, जोड़ते चले जाओ। अगर बेटा मैं बात करती हूँ समांतर क्रम संयोजन की, बेटा समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है कैसे निकालेंगे, सिंपल 1/R तुल्य = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और बेटा जोड़ते चले जाओ। इस तरह से बेटा हमारा जो विद्युत का जो फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बहुत ध्यान से बेटा सुनना, नेक्स्ट पार्ट क्या है विद्युत का, जो कि है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें आपको सबसे जो पहला फॉर्मूला जो देखने को मिलता है वो क्या बेटा मिलता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला में देखने को मिलता है H बराबर I² RT, जिसे हम क्या बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल का तपन नियम बोलते हैं। बच्चों H बराबर I² RT में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, V बराबर I × R या फिर R बराबर V/I, बच्चों वैल्यू रख के अलग अलग फॉर्मूलेस बना सकते हैं बेटा, वो मैं आपको आगे जो है दिखाने वाली हूँ, राइट। बच्चों अब इसके बाद देखो आपका जो मेन फॉर्मूला वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग फॉर्मूलेस कैसे बनाने हैं ये मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, बट आपको पहले मेन फॉर्मूला याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला है हीट का, H बराबर I² RT। बच्चों इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला है P बराबर V × I, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट,
P बराबर V इंटू आई बहुत बार बच्चों यूज कर रहे होते हैं। बेटा आपके पास एक और फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये फॉर्मूला भी आपको बिल्कुल तैयार रखना है। ये फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे? जब हमें शक्ति दी होगी बेटा और हमसे जो है प्रतिरोध पूछेगा, या फिर बेटा मान लो आपको जो है शक्ति दे रखी है ना, प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज प्रतिरोध दे रखा है, शक्ति पूछी है, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों इसके बाद एक जो मेन फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? लास्ट में है बच्चों E बराबर पावर इंटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? जहां पर E क्या है? जहां पर E है विद्युत ऊर्जा। देखो बच्चों हमारे पास ये मात्र जो है 4 फॉर्मूले हैं और इन 4 फॉर्मूलों में ही बेटा हम लोग अलग अलग वैल्यू रख के जो है आगे बेटा जो है फॉर्मूलेस बना सकते हैं। तो बस ये 4 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो बच्चों अब इन 4 फॉर्मूले से ही हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला बनाते हैं देखना बिल्कुल ध्यान से। I बराबर क्यू बाई टी याद रहेगा तुम्हें, V बराबर I इंटू आर। ठीक है बेटा ये तुम लोग स्टेडी क्रम समांतर क्रम हो गया। R बराबर रो एल इंटू ए, Q बराबर N इंटू ई, V बराबर W अपॉन Q। ये तो क्या हो गए? हमारे फर्स्ट हाफ के फॉर्मूले हो गए। H बराबर I स्क्वायर आर टी, ये मेन फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें हम लोग देखो इसको लिख सकते हैं I इंटू आर। देखो आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर इंटू टी। अब बच्चों यहां पर हम पुट करते हैं क्योंकि पता है V बराबर आई इंटू आर होता है। तो बच्चों अगर तुम जैसे ही V पुट करोगे तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा H बराबर वी आई टी। राइट बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आप सबको पता है बेटा Q बराबर देखो अगर जो है I बराबर Q बाई टी होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। यानी कि इस आई टी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? Q रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला मिल गया, H बराबर V इंटू क्यू मिल गया। राइट बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम लोग क्या करें बेटा यहां से अगर हम लोग क्या करें आई आर को हटा दे, है ना, बहुत ध्यान सुनो, अगर बच्चों यहां से हमें I को रिमूव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल बेटा V स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा। हमने क्या करा बेटा? हमने जो है R का मल्टीप्लाई कर दिया, R का डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या बन गया बेटा? ऊपर बन गया I स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे बेटा बन गया अपना R और T पहले से लिखा हुआ है। V बराबर I इंटू आर होता है, यहाँ पर सीधे हमने इसके क्या लिख दिया? V स्क्वायर लिख दिया। देखो ये फॉर्मूला मिल गया। P बराबर V इंटू आई। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही तुम इसमें V की जगह I इंटू आर रखोगे नया फॉर्मूला मिल जाएगा P बराबर I स्क्वायर आर। जैसे ही बेटा आप I को रिमूव करोगे वोल्टेज को लेके आओगे बेटा ओम के नियम से, तो ये एक और फॉर्मूला मिल जाएगा P बराबर V स्क्वायर आर। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बेटा ताम झाम करके इसकी वैल्यू उसमें रख कर क्या कर रहे हैं? फॉर्मूलेस बना रहे हैं। तो बच्चों ये तुम्हारे टोटल फॉर्मूलेस हैं, जितने फॉर्मूलेस बेटा बनते हैं ये तुम्हारे वो सारे फॉर्मूलेस हैं, आपको इनको नोट कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा जी मात्र इतने ही फॉर्मूले हैं। राइट तो जो चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरी खासियत क्या है? जब भी हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये हमेशा भौगोलिक उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। और इसी गुण की वजह से बच्चों शुरुआत में जो हमारे समुद्री जहाज के जो नाविक होते थे वो लोग बेटा इसका इस्तेमाल करते थे दिशा को पता लगाने के लिए। तो और बच्चों आज भी आप देखते हो कि जितने भी हमारे समुद्री नाविक होते हैं वो आज भी बेटा जो है दिक सूचक सुई का इस्तेमाल करते हैं, आज बेटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस गुण का। राइट बच्चों अब जो है जरा देखते हैं कि आखिरकार चुंबक की खोज कैसे हुई। तो आज से बहुत साल पहले बेटा यूनान का एक द्वीप था मैग्नीशिया, जहां पर बच्चों एक मैग्नस नामक व्यक्ति था। उसके कहते हैं बहुत सारी स्टोरीज है कि उसके जूते में जो है कुछ पत्थर चिपक गए और उसको बार बार जो है ये जो पत्थर है वो जो हटा रहा था और फिर उसके जूते में, क्योंकि उसके जूते क्या थे? लोहे के बने थे, तो वही जो है उस पर चिपक रहे थे। तो इस प्रकार से जब खोज करी तो पता चला कि जो ये पत्थर थी असल में क्या थे? मैग्नेटाइट थे, जो कि हम कह सकते हैं लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। तो बच्चों मैग्नीशिया नामक द्वीप था, मैग्नस नामक व्यक्ति था, मैग्नेटाइट के बेटा अयस्क थे। तो बच्चों इसका नाम क्या रखा? चुंबक नाम रखा, है ना, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त हो, है ना बेटा, यहाँ पे लिखवा देती हूँ बहुत ही शॉर्ट में। जो बेटा कहाँ से प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त हो। जैसे कि मान लो वो जो कह सकते हैं चट्टाने हैं ना बेटा, वो क्या हो गया? वो प्रकृति से प्राप्त हुई है बेटा, वो क्या हो गया? प्राकृतिक चुंबक हो गया। कृत्रिम चुंबक क्या है बेटा? जो मनुष्य ने बनाया हो, मानव निर्मित, है ना,
बेटा जो क्या किया हो, मनुष्य ने बनाया हो। अब बच्चों ऐसी कुछ कुछ खासियत है, जरा देख लेते हैं। बच्चों जो प्राकृतिक चुंबक है वो कौन से हैं? जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त हैं बेटा, है ना बेटा, ये कौन सा बच्चों? मैग्नेटाइट अयस्क लिखा हुआ Fe3O4 बच्चों क्या है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट बेटा, उससे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। और बच्चों इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता है बेटा, वो क्या है बेटा? लिख सकते हैं कम है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है? कम है बच्चों ना, यानी कि इतना ज्यादा जो है इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र में नहीं मिलेगा, है ना। और बेटा इस वजह से ही हम इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में नहीं करते हैं। बच्चों दूसरा है हमारा कृत्रिम चुंबक। और बेटा जो एक और चीज है कि प्राकृतिक चुंबक का कोई भी आकार, निश्चित आकार नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि प्रकृति से मिला है तो आकार थोड़ी मिला होगा। बच्चों कृत्रिम चुंबक क्या है? ऐसे चुंबक जो मनुष्य ने बनाए हैं, और बेटा इनके पास क्या है, जो प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बेटा है इनके पास। बच्चों दूसरी चीज क्या है कि इनके पास एक निश्चित आकार है। जैसे बच्चों हमारे पास छड़ चुंबक है जो कि छड़ी जैसा दिखता है बेटा, नाल चुंबक है जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है बेटा। दूसरा है हमारे पास जो है चुंबकीय सुई बेटा, ये भी क्या है बच्चों? ये भी जो है हम कह सकते हैं एक मानव निर्मित ही बच्चों क्या है? चुंबक है, ठीक है। और बच्चों चूंकि इनके पास निश्चित आकार है, चुंबकीय क्षेत्र कहीं ज्यादा होता है ना प्राकृतिक चुंबक से, इसलिए हम इनका इस्तेमाल प्रयोगशाला में भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कृत्रिम चुंबक भी हमारे पास दो प्रकार का है, एक है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बच्चों क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर आप जो है छड़ चुंबक को जमीन में गाड़ दो और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आप उसको जमीन से खोद के निकालोगे तो ये बच्चों जो चुंबक का जो गुण है वो खत्म नहीं होगा। तो यानी कि जिनका चुंबकत्व कभी भी नष्ट नहीं होता, जिनका चुंबकत्व क्या हो बेटा? कभी भी नष्ट ना हो, चुंबकत्व कभी नष्ट ना हो, कभी नष्ट ना हो, कभी नष्ट ना हो, वो क्या कहलाएंगे? स्थायी चुंबक कहलाएंगे। अस्थायी चुंबक क्या है बेटा? अस्थायी चुंबक वो चुंबक हैं जिनमें जो है आप चाहो तो जो है इसको चुंबक रख सकते हो, ना चाहो तो बेटा चुंबक नहीं रख सकते हो। इसका बच्चों परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? विद्युत चुंबक बेटा। अस्थायी चुंबक एग्जाम्पल क्या है? विद्युत चुंबक। एंड बेटा नो डाउट कि आज की जो क्लास है उसमें हम विद्युत चुंबक को बनाना भी सीखेंगे। आगे बेटा बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे गए जो सवाल है वो है सबसे पहले तो कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो बेटा आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक होते हैं उनको बनाने के लिए हम या तो लौह यौगिकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर लोहा कोबाल्ट निकिल के मिश्र धातु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकिल के मिश्र धातु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चों अगला सवाल, स्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए बेटा जो है हम कठोर जो है मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एल्निको। बेटा एल्निको और कुछ नहीं बल्कि बेटा क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम निकिल एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकिल एंड कोबाल्ट। बेटा ये क्या है? अगर आपसे जो है एग्जाम में पूछ ले कि एल्निको का फुल फॉर्म क्या है तो आई होप कि आप लोग बता लेंगे कि बेटा एल्निको और कुछ नहीं बल्कि क्या है? एल्यूमिनियम निकिल एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकिल एंड कोबाल्ट, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। एक सवाल जो बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? याद रखना कि जब भी चुंबक को गर्म करा जाएगा, उसको हीट दी जाएगी तो उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा। अगर आप चुंबक को जैसे जैसे हीट करते जाओगे उसके अंदर का जो चुंबकत्व गुण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके अंदर का जो पूरा चुंबकत्व है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो देखो जब भी जैसे ही हमने एक चुंबक के पास दिक् सूची रखी बेटा, जैसे ही एक छड़ चुंबक के पास दिक् सूची रखी तो वो क्या कर रही थी? ये बेटा जो है अलग अलग दिशाओं में विचलित हो रही थी और बेटा जो है एक दिशा में जाकर ठहर रही थी। तो बेटा जब हमने इसका जो रास्ता है बेटा उसको नोटिस किया तो कैसा बन रहा था? एक वक्र रेखा बन रहा था, जिसे हमने बोला चुंबकीय रेखाएं। आपको बच्चों एक चीज जो दिमाग में बिठानी होगी कि चुंबकीय रेखाएं आभासी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, कोई वास्तव में चुंबक के बाहर रेखाएं नहीं होती हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या है कि चुंबक के पास चुंबक के चारों ओर क्या है? चुंबकीय रेखाएं हैं।
चुंबकीय रेखाएं कैसे बनी है? जब हमने चुंबक के पास दिक्सूची रखी है तो दिक्सूची का जो चलने का रास्ता है वो कैसा एक वक्र पथ है जिसे हम कह रहे हैं चुंबकीय रेखाएं। चुंबक के बाहर बच्चों रेखाएं कैसी दिख रही हैं हमें कि बेटा हमें सारी रेखाएं दिख रही हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। वहीं पर अगर हम चुंबक के अंदर देखेंगे बेटा तो चुंबक के अंदर बेटा रेखाएं कैसी होंगी बच्चे? ये होंगी दक्षिण से उत्तर की ओर। अब बच्चों ध्यान सुनना, जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जरा ये सोचने वाली बात है। आपसे एक सवाल पूछेगा कि जब भी चुंबक को हम लोग लोहे के बुरादे पर रख देंगे तो चुंबक के जो है चुंबक पर सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा कहां पर चिपका होगा? तो सबसे ज्यादा आपको चुंबक के सिरों पर जो है लोहे का बुरादा चिपका हुआ नजर आएगा। उसका रीजन क्या है? इसके सिरों पर सबसे ज्यादा क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया बच्चों? असल में अगर आप देख पा रहे हो तो चुंबक के एक सिरे से रेखाएं निकल रही हैं, दूसरे सिरे में प्रवेश कर रही हैं और हम देख पा रहे हैं कि चुंबक के सिरों पर रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई बच्चों हम क्या बोल सकते हैं भाई इसके पास चुंबकीय क्षेत्र सिरों पर सबसे ज्यादा है। और बेटा यही एक प्रॉपर्टी है चुंबकीय रेखाओं की कि जहां पर रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, जहां पर रेखाओं की संख्या कम वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल। बच्चों दूसरी बात अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बच्चों ये वक्र रेखाएं हैं और बेटा ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट बनाती है, बेटा एक क्लोज्ड पथ बनाती हैं, पूरा बंद वक्र बनाती हैं। चुंबक के बाहर क्या होगा? N2S और चुंबक के अंदर S2N चल रही होंगी। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं बच्चों? देखिए बेटा ये मान लो हमारे पास कोई एक चुंबकीय रेखा है तो अगर बेटा आप क्या करोगे इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो तो इस स्पर्श रेखा की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब अगर मान लो कि बेटा दो रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया तो अगर आप कटान बिंदु पर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं दिखेंगी जो कि कतई संभव नहीं। आप बेटा देख भी सकते हो कि क्या करती है, हमेशा बंद वक्र के रूप में होती है। चुंबक के बाहर दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और अंदर क्या होंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कोई भी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। बच्चों इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जहां पर रेखाओं की संख्या कम वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। बच्चों और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जहां पर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पर बेटा जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के साथ परस्पर समानांतर होंगी। बेटा ये भी आपको याद रखना है। आगे बेटा बात करते हैं ऑरेस्टेड का प्रयोग, जिसने खोज की कि विद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है। इस चीज की खोज करने वाले जो बेटा वैज्ञानिक है उनका नाम है ऑरेस्टेड। असल में बच्चों ऑरेस्टेड कौन थे? तो डेनमार्क के एक स्कूल में अध्यापक थे जिन्होंने सन 1819 में यह ज्ञात किया कि किसी भी तार में अगर करंट बह रही होगी तो उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बच्चों छोटी सी कहानी मशहूर है कि प्रयोगशाला में कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे और उन्होंने डांटा तो असल में क्या हुआ? उसके हाथ से जो चुंबकीय सुई है वो असल में गिर पड़ी और उस जिस तार में करंट प्रवाहित हो रही थी वहां पर क्या हुआ कि जो सुई है वो असल में वही बगल में आके गिरी और उसमें विचलन हो रहा था। बेटा याद रखना चुंबकीय सुई खुद एक प्रकार का चुंबक है और जब जब चुंबक आसपास होंगे तो उनमें क्या लग रहा होगा? या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। वी ऑल नो कि जब बेटा क्या होंगे? असमान ध्रुव होंगे, है ना। मान लो NS होगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समान होंगे बेटा क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो चूंकि बच्चों क्या हुआ ये कि जब बेटा जो है चुंबकीय सुई के बगल में कोई तार रखा जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है तो वो सुई विचलित हो रही थी। इसका मतलब क्या है? हो ना हो इस पर चुंबकीय बल लग रहा है। अब चुंबकीय बल आया कहां से? तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब कि तार में क्या है? इस तार में जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो बच्चों यही जो है कह सकते हैं खोज थी कि भाई विद्युत धारा के साथ हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा रहता है। बच्चों ने क्या क्या खोजा? बेटा
इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खोजे, जैसे कि बेटा जब तक तार में करंट प्रवाहित हो रही थी तब तक ही इसके चारों ओर बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जैसे ही आप करंट को प्रवाहित करना बंद कर दोगे वैसे ही क्या होगा बेटा, वैसे ही बेटा जो है चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा। राइट, आप देख सकते हो कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूचक से क्या करती है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। पर जैसे ही आप तार में धारा का मान 0 करोगे बेटा, वैसे ही क्या होगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा बेटा, विक्षेप नहीं होगा बेटा। इसके अलावा और इन्होंने क्या देखा कि जैसे आप करंट की दिशा को परिवर्तित करोगे, जब बेटा देखो जैसे आप मान लो बेटा, लेट सपोज कि अभी बेटा करंट जो है ऐसे मान लो जा रही परिपथ में, ठीक है बेटा, विचलन कुछ किसी और तरीके से हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाती हूँ बच्चों। लेट सपोज देखो यहाँ बेटा क्या है बच्चों, करंट हमारे इस दिशा में जा रही है बेटा, विचलन ऐसे हो रहा है। जैसे बेटा हमने बैटरी को पलट कर क्या किया, करंट की दिशा को चेंज किया, वैसे ही आप देख पा रहे हो कि अब बच्चों क्या हो गया बेटा, विचलन जो दिशा है वो भी बदल गई है बेटा। इस चीज को आप छोटे से एग्जाम्पल समझो कि आप लोग अभी पापा के ऊपर निर्भर हो तो पापा की सारी बात मानते हो, पापा ने मना कर दिया तो भाई हम नहीं जाएंगे कहीं पर बाहर निकले। राइट बेटा, बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे यहाँ पर पापा कौन है, विद्युत धारा बेटा, बेटा कौन है तो बेटा है चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही आप पापा की दिशा चेंज हुई वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, करंट भी अपनी दिशा को चेंज, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी अपनी दिशा को चेंज कर लेगा। दूसरी चीज मान लो पापा बहुत अमीर तो बेटा भी बहुत अमीर बेटा, बिल्कुल वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही जैसे ही आप परिपथ में करंट की वैल्यू को बढ़ा दोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि उक्त प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा धारक दिशा पर निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी धारा की प्रबलता पर निर्भर कर रही है। अब बच्चों बात आती है कि अगर किसी सीधे तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों बेटा हमने कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा फैलाया और उसमें हमें बीच से जो है तार को जो है निकाला जिसमें करंट प्रवाहित हुई, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो लोहे का बुरादा था उसने कुछ इस प्रकार की आकृति ले ली थी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी सीधा तार होगा तो सीधे तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बेटा असल में कैसा होगा, वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में बेटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो सीधा तार है बेटा उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं कैसी हैं, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में हैं। बच्चों इसमें अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा जो रेखाएं क्या देखो, जो तार के पास बेटा जो वृत्त हैं उनकी देखो रेडियस कम है, जैसे जो है आप तार से दूर जाओगे जो वृत्त का आकार है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि चालक से दूर जाने पर, चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करता है, घटता है। दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है बेटा, घटता जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि जो भी बेटा हमारा देखो यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि सीधे तार में जो है चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर सीधे चालक तार से विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो संकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न में होंगी। चालक के पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी और चालक से दूरी घटने के साथ साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बेटा क्या होगी, कम होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के समानुपाती होती है, यानी कि अगर आप चालक से पास देखो तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, चालक से दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा, घटता चला जाएगा। अब बच्चों बात आती है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की। तो बच्चों दाहिने हाथ के बेटा अंगूठे का नियम क्या है, जिसे हम दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। इसकी बेटा खोज किसने की थी, खोज की थी मैक्सवेल ने। और हम लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इस नियम के अनुसार अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें करना क्या होगा, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना होगा और बेटा जो है हमें कुछ इस प्रकार से तार को पकड़ना है कि हम अंगूठा क्या रखें, अंगूठे को हम रखें धारा की दिशा में। तो बच्चों जो उंगलियां होंगी वो क्या बताएंगी, वो बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये देखो सेम चीज लिखी हुई है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अगर कोई भी दाहिने हाथ से जो है कोई भी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि धारा की दिशा में क्या हो, अंगूठा संकेत करे, तो जो चालक की चारों लिपटी उंगलियां होंगी वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी।
अब बच्चों बारी आती है कि धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। लूप बेटा मतलब क्या है कि मान लो हमने तारों क्या किया, एक सर्कुलर, एक गोल गोल जैसा बना दिया ना, एक वृत्त के रूप में बेटा बना दिया, और हमें फिर देखना है कि इसके चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो हम क्या पाएंगे बच्चों, हम कुछ ये पैटर्न पा रहे होंगे। बेटा ये पैटर्न हमें क्या बताता है बच्चों, ये पैटर्न बेटा हमें बता रहा है कि इसके चारों ओर जो रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं वो कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं। अगर बच्चों आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें देखो बेटा सेंटर पे क्या है बेटा, जो रेखाएं वो कैसी हैं, एक दूसरे से समानांतर है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि धारावाही लूप के केंद्र में क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। बेटा क्या लिखेंगे कि बेटा सेंटर पे क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यही हमने सीखा भी था अभी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों दूसरी चीज आप क्या देखने को मिलेगी, दूसरी चीज हमें देखने को ये मिलेगी कि अगर आप मान लो बेटा तार का जो है कोई भी छोटा हिस्सा लो, अगर बेटा मान लो लेट्स सपोज हमने तार के टुकड़े कर दिए, तो बच्चों अगर आप इस टुकड़े के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को देखो तो बच्चों अगेन ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि लूप का प्रत्येक बिंदु, लूप का प्रत्येक बिंदु सीधे धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करता है, सीधे धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। क्या यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर बेटा है तो बेटा बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों बात आती है परिनालिका की, जिसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो बच्चों अब तक हमने तार को सीधा कर लिया, तार को गोल कर लिया, बारी है तार के बहुत सारे फेरे लगाने की, जिसे हम बोलते हैं परिनालिका। बच्चों परिनालिका क्या है, जब बेटा हम लोग क्या करें, तार के बहुत बेटा तार को जो है ऐसे लपेट कर, तार के बहुत सारे फेरे लपेट कर एक बेलनाकार आकृति बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं परिनालिका। इसको मैं लिखवा देती हूं कि जब किसी चालक तार को लपेट कर ऐसे हो किसी कार्डबोर्ड पर ना, तो ताकि सही रहेगा है ना, क्योंकि ऐसे तो आप तार को लपेट पाओ नहीं, तो तार को किसी कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारे फेरे लपेट कर बेलनाकार आकृति बनाई जाती है। तो ये आकृति क्या कहलाएगी, ये आकृति कहलाती है परिनालिका, सोलेनॉइड कहलाती है। बच्चों अब ध्यान सुनना, जब आप क्या करोगे इस सोलेनॉइड बेटा इस परिनालिका में जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, आप क्या पाएंगे कि जैसे ही आप इस सोलेनॉइड में बेटा करंट को प्रवाहित करेंगे, आप क्या पाएंगे कि इसके चारों ओर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से उत्पन्न हो जाता है। और सेम ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र हमने कहां पर देखा था, सेम बच्चों ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र हमने छड़ चुंबक के चारों ओर देखा था। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, या धारावाही परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बेटा, छड़ चुंबक की भांति होता है। ठीक है, अब बच्चों मान लो अगर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम धारा की मात्रा को बढ़ाएंगे या फिर बच्चों हम क्या करेंगे, फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो बच्चों फेरों की संख्या को अगर आप बेटा ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो लिख भी सकते हो कि फेरों की संख्या बेटा किस पर निर्भर कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र पर बेटा निर्भर कर रही है। जितना ज्यादा फेरे होंगे बेटा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ज्यादा बेटा करंट होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बच्चों बात आती है हमें विद्युत चुंबक बनाना है, तो विद्युत चुंबक कैसे बनेगा। हमने क्या किया बच्चों, अब ध्यान सुनना, देखो हमने क्या किया बेटा, हम जो है जो कार्डबोर्ड है उसको हटा करके यहाँ पर रखेंगे नरम लोहा। देखो विद्युत चुंबक का मतलब बच्चों क्या है, देखो हमें पता है कि अगर हम तार में फेरे तो बहुत सारे लगा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, करंट की वैल्यू भी तुम बढ़ा दोगे,
पर सोचो कि अगर कार्डबोर्ड की जगह हम कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर दें जो खुद भी चुंबक बन जाए तो कितना सही रहेगा ना। तो बच्चों इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तो परिनालिका की गर्भ, बेटा गर्भ मतलब पेट, क्रोड मतलब पेट, तो चाहे क्रोड बोल दे या गर्भ बोल दे, परिनालिका के क्रोड में नरम लोहे को रखकर जब आप करंट को प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करेगा या विद्युत चुंबक बन जाएगा। बच्चों नरम लोहे का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि जो नरम लोहा है बेटा इसमें चुंबकीय जो बेटा चुंबक का जो गुण है उसको ग्रहण करने का और त्यागने का गुण होता है। जितनी जल्दी चुंबक बनता है उतनी जल्दी त्याग भी देता है। जैसे मान लो आपने जैसे ही करंट को फ्लो किया, जैसे ही बेटा विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वैसे ही बच्चों क्या होगा, जैसे कि मान लो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो क्या होगा बेटा, जो ये हमारा बेटा जो ये नरम लोहा है ये भी क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और बच्चों जैसे आपने लाइट को बंद किया, जैसे आपने करंट को प्रवाहित करना बंद किया बेटा, वैसे ही क्या होगा, इसके चारों ओर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र गायब हुआ वैसे ही बच्चों ये वापस से नॉर्मल लोहे की भांति व्यवहार करेगा। तो बच्चों लिख लेते हैं कि परिनालिका के गर्भ या क्रोड में नरम लोहे को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह यहाँ शक्तिशाली विद्युत चुंबक बन जाता है, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो मान लो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, आप क्या करो भाई, फेरों की संख्या बढ़ा दो, आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो, है ना। अब आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिल रहा है, आप जितना चाहो उतना इसको पावरफुल बना सकते हो, राइट। जब मन चाहा तब चुंबक बनाया, जैसे ही करंट को प्रवाहित करना बंद करोगे वैसे ही क्या होगा बेटा, वैसे ही वापस से बेटा जो है लोहा बन जाएगा। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक, राइट। बच्चों परिनालिका का इस्तेमाल बेटा जो विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, विद्युत चुंबक का हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत क्रेन में, राइट बेटा। कहाँ पे करते हैं, विद्युत क्रेन में। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। देखो जनरेटर क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा, राइट। बच्चों देखो ये बेटा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। जैसे ही करंट प्रोवाइड हुआ वैसे बच्चों क्या हुआ, इसने भारी सी गाड़ी उठा ली है ना। जैसे ही तुमने करंट को प्रोवाइड करना बंद किया वैसे क्या करेगा, गाड़ी को छोड़ देगा, क्योंकि इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया है। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिनालिका, धारावाही परिनालिका अगर क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो जैसे हमारे क्षण चुंबक के पास दो सिरे हैं, उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरा, वैसे ही इसके पास भी ध्रुव होने चाहिए, राइट। इसके पास दो ध्रुव होने चाहिए। तो क्षण चुंबक की सहायता से परिनालिका के सिरों का निर्धारण कैसे किया जाता है, आगे देखते हैं। तो बच्चों परिनालिका के सिरों का निर्धारण हम कैसे करते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम क्षण चुंबक को इसके पास लेके जाएंगे। हमें पता है कि नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, पर नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सपोज कि हम इसके सामने बेटा जो है एन सिरा लेकर गए, तो अगर बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, यदि आकर्षण अगर प्राप्त होता है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि हो ना हो ये एस सिरा है। अगर बच्चों लेट सपोज कि यहाँ पर बेटा क्या मिलता, यदि प्रतिकर्षण मिलता तो हम क्या बोलते हैं, हो ना हो ये भी क्या होगा, एन होगा। अब तुम्हें एक सिरा मिल जाएगा तो बेटा तुम अगर मान लो ये एस हुआ तो बेटा ये क्या होगा, एन होगा। अगर ये एन हुआ बेटा ये क्या होगा, एस होगा। तो इस प्रकार से हम बेटा जो है क्षण चुंबक की सहायता से परिनालिका के सिरों का निर्धारण कर लेते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार जो है धारावाही जो चालक पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, इसकी दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं। तो पर उसके पहले एक बार देख लेते हैं। देखो
जब भी बच्चों किसी धारावाही चालक को किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, क्या होगा, इस पर बल लगेगा। बेटा बल क्यों लग रहा है, हम सब जानते हैं कि चूंकि जो ये छड़ है जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है खुद चुंबक बन चुकी है और इसको हमने रखा भी चुंबकीय क्षेत्र में, तो बच्चों क्या होगा, इस पर ऑब्वियस सी बात है चुंबकीय बल लगेगा ही लगेगा। और बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत मोटर में। ठीक है बच्चों, जो ये लगने वाला बेटा बल है किन किन बेटा बातों पर निर्भर करता है, जरा देख लो। तो बच्चों जो बेटा ये लगने वाला बेटा जो बल है ना, चुंबकीय बल बेटा निर्भर करता है विद्युत धारा पर। जितनी ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा जो है चुंबकीय बल लगेगा। बच्चों दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र पर, जितना ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा ये फोर्स लग रहा होगा। चालक की बच्चों लंबाई पर निर्भर करता है और निर्भर करता है थीटा। बच्चों थीटा किसके किसके बेटा मध्य है, आई व बी के बीच का कोण, आई व बी के बीच का कोण। और यहां से एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जो कि है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। याद रखना जब थीटा बच्चों क्या होगा 90 डिग्री होगा तब ये फोर्स क्या होगा बेटा मैक्सिमम लगता है। जब बच्चों क्या होगा, जब थीटा 0 डिग्री बच्चों होगा तो बच्चों क्या होगा, फोर्स मिनिमम लगेगा, है ना। और बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है कि जब छड़ को हम क्या कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख रहे हैं, जब आप इसको लंबवत रखो बेटा उस केस में क्या होगा, देखो ना इसके मध्य कितना एंगल बना है 90 डिग्री का, क्या होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। जब बच्चों हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल समानांतर रख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या बच्चों क्या है थीटा यहाँ पर 0 है तो बच्चों क्या होगा फोर्स सबसे कम लग रहा होता है। याद रखना बच्चों चुंबकीय जो बल है बेटा, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको करना क्या है बेटा, अपना बायां हाथ लेना है, बाएं हाथ की बेटा जो तर्जनी बेटा बोले तो पहली उंगली, तो बाएं हाथ की बेटा जो तर्जनी है या जो प्रथमा है उसको रखना है किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बेटा जो मध्यमा है उसको रखना है विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। तो बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना बेटा। मध्यमा को रखना है विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत होनी चाहिए। तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को अगर परस्पर लंबवत रखा जाए तथा तर्जनी को रखा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को रखा जाए विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बच्चों ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आई होप बच्चों ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेटा मैंने जो है बेटा ये यूपी बोर्ड के हिसाब से पूरा जो है वन शॉट बनाया है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में आ रहा है, आप अगर किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो को बेटा अगले जो है किसी लेक्चर में पढ़ा दूंगी एंड अपनी क्लास में मेंशन करवा दूंगी, क्लास में पढ़ा दूंगी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही सवाल आता है कि भाई जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, वो क्या सोचते हैं बायोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप करें या नहीं करें, ये सवाल आपके दिमाग में आता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ऑब्वियसली बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन उठाओ जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल उठाओ, ठीक है। फिर कि चलो ठीक है अगर ये वाले क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, तो भाई डायग्राम कैसे बनाएं हम, मैडम जी डायग्राम बनाने बहुत टफ पड़ जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो भाई यहाँ पर हम इन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जल्दी से आप लोग डायग्राम बना लो। तो फिर चलो डायग्राम भी हमने बना लिए हैं तो टीचर को भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने डायग्राम क्या बनाया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डायग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमको डायग्राम बनाने हैं तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर वो डायग्राम तो बना देते हैं, लेकिन जो टीचर होता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसने बनाया क्या है, बच्चा कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये भी सवाल आता है। और उसके बाद भाई कि जो जल्दी से बन जाए, ठीक है, ऐसे डायग्राम्स, ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से क्या हो, जल्दी से सारा का सारा काम छुटपुट तरीके से हो जाए, है ना। चलो फिर जल्दी से शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं हमारी प्यारी बायोलॉजी के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से और इम्पॉर्टेंट से डायग्राम्स के ऊपर, जहां पर सबसे पहले आ जाता है हमारा दिमाग।
जो इस टाइम पे सबका बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा, है ना। क्या पढ़े, कैसे डायग्राम बनाए, उफ बहुत सारा कंफ्यूजन है, यही सब हो रहा होगा ना। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मैं समझा देती हूँ भाई कि कैसे आपको हमारे प्यारे दिमाग के बारे में यहाँ पर छापना है। ठीक है, कैसे छापोगे? देखो, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाओ, नहीं, जिनको आता है बनाना वेल एंड गुड है, बना दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिक्स उनके लिए कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपरली कि भाई डायग्राम कैसे बनाएं, तो चुटकियों में डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से एक गोल सा बना देना है, सेमी, है ना, सेमी हम जानते हैं ना, अर्ध गोला बना देना है। उसके बाद अर्ध गोले की यहाँ से डंडी निकाल देनी है, डंडी निकाल दोगे, फिर अर्ध गोला जो बन जाता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे डंडी निकल जाएगी, इस तरीके से बन गया। इसके अंदर क्या करना है मैडम, ये तो समझ में ही नहीं आया है हमको। भाई इसके अंदर आपको यहाँ पर हॉट डॉग बनाना है, ये आपने हॉट डॉग बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है हॉट डॉग खाते होंगे, यहाँ थोड़ा सा ये हॉट डॉग गलत बन गया है हमारा। ठीक है, देखो ऐसे करके इक्वल, ऐसे करके आपका हॉट डॉग बन गया है। इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर एक गोलू मोलू सा डायग्राम ऐसे बना दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर, यहाँ से आप इस तरीके से इस तरीके से लेके जाओगे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपकी आ गई भाई मेरू रज्जू, ये आ गए मेरू रज्जू। और इस तरीके से आपका दिमाग का यानी कि मस्तिष्क का डायग्राम यहाँ पे बन जाता है। इतना सिंपल सा डायग्राम बना दो, यकीन मानो आपको नंबर मिल जाएगा, बस इतना सा। और यहाँ पे बस लेबलिंग कर देना, यानी कि जो प्रॉपर नाम है वो लिख देना। ठीक है, जो टीचर होगा उसको समझ में आ जाएगा, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सारे के सारे उसको लेबलिंग मालूम है, यानी कि नाम मालूम है कौन सी क्या नाम है। तो भाई क्या क्या नाम है वो भी देख लो, फिर बोलोगे मैम आपने सब बता दिया, नाम ही नहीं बताए हैं हमको, तो नाम कैसे होगा। तो ये हमारा स्कल आ जाता है, यानी कि इसके बाहर एक और संरचना आती है। ठीक है, इसके बाहर एक जो लाइनिंग आती है ना, अरे आजा भाई, उसको हम स्कल बोलते हैं। कि हमने बोला कि इसके बाहर इस तरीके से इसको कवर करती है लाइनिंग, इस तरीके से सबको कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला स्कल। ठीक है, स्कल बोला हमने। ठीक है, स्कल आ गया। उसके बाद ये जो हमने हॉट डॉग बनाया था, ये जो हॉट डॉग है, ये हॉट डॉग क्या कहलाता है, हाँ, ये यहाँ पे फिर कौन सा कलर उठाएं, ग्रीन उठा लेते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ पर ये जो है ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी मेरू रज्जू आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये डाल देना नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा जो गोल गोल सा हिस्सा आ जाता है, ये गोल्स क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका पॉन्स आ जाएगा, पॉन्स आ गया, जिसको हम कैसे लिखते हैं, पॉन्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये पॉन्स आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेड्यूला आ जाएगा। ठीक है, मेड्यूला आ जाएगा, ये आ गया आपका मेड्यूला, जिसको आप क्या लिखते हो, मेड्यूला ऐसे लिखते हो। ठीक है, मेड्यूला आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या आता है आपका, ये आपका है, क्या है, ये आपका आता है मध्य मस्तिष्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्रमस्तिष्क आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, हाइपोथैलेमस भी आ जाती है। फिर आपका अग्र मस्तिष्क आ जाता है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, फटाफट से लेबलिंग कर देनी है, और मुश्किल से 2 या 3 मिनट में पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, आगे समझ में, चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है भाई, क्या आता है हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम उत्सर्जन तंत्र कैसे बना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 आपको राजमा बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 राजमा बना दो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 2 राजमा आ गए आपके पास यहाँ पर। ओके, रुको, राजमा हम दूसरे कलर से बनाएंगे, इससे बनाते हैं हम राजमा। ठीक है, ये रहे हमारे राजमा, ऐसे करके ये आ गया आपका एक राजमा, और ये वाला आ गया आपका दूसरा राजमा। मैं एक रफली बना रही हूँ, फेयर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, याद रखना। ठीक है, ये आपका 2 राजमा यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे करके 2 राजमा आ गए। ठीक है, अब यहाँ से नली निकलती हुई दिखाओगे आप। ठीक, कैसे नली निकलती हुई दिखाओगे, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से क्या है, एक नली, यहाँ से नली निकली है और यहाँ से नली निकली है ये। ठीक है, ये लो, ये 2 नलियाँ यहाँ से इस तरीके से निकल गई हैं, राइट।
दो नलियाँ यहाँ से निकल जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। और नलियाँ कहाँ मिलेंगी, ये इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये जैसा कि आपका क्या है, पुष्पासन जैसा जो स्ट्रक्चर आ गया ना कि ये इसके ऊपर विराज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो भाई, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है, एक ब्लू कलर का आ जाता है, इसी से लगा हुआ, ठीक है। इसी से लगा हुआ क्या है, ये एक ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से वाहिनियाँ भी निकलती हैं कुछ इस तरीके से, ये निकल गई भाई, ऐसे करके निकल के यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसे करके ये आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी। आप ऐसे दिखा सकते हो, मैं सिर्फ बता रही हूँ जनरली, ठीक। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, एक ब्लू कलर की आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल ये रही आपकी ब्लू कलर की, ठीक है। और इसका क्या कर दो, सिंपल सी चीज़ है, इसकी लेबलिंग कर दो, हो गया ना, चुटकियों में तैयार हो गया डायग्राम। देखो, ठीक है। डायग्राम में नाम आपको मालूम ही है, नाम आपको मालूम है, ये क्या है आपके, ये वृक्क है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाता है आपका, ये आपका मूत्राशय आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, ये आपका यूरेथ्रा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोल देते हैं। कौन सा आ जाएगा, रुको, इधर से, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये आपकी ये जो यूरिनरी है, ठीक है, उसकी ओपनिंग है, यानी कि यूरिन क्या है, यहाँ से जाता है। फिर ऊपर में यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ महाशिरा आ जाएगी, ये आपकी महाशिरा हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई, महाशिरा हो गई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या होती है, ऑर्टा हो जाएगा, ये क्या है आपका, ऑर्टा हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका पूरा का पूरा लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा हृदय आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम है, देखो नहीं समझ में आता है तो भाई डायग्राम आप कैसे बनाना, एक ऐसे करके बना देना, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, 4 चैम्बर आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपके 4 चैम्बर हो गए। ये यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके 2 ब्रांचेस निकाल देना, ठीक। यहाँ से 2 ब्रांचेस ऐसे आ गई हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये क्या करेगा, 2 ब्रांचेस यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी। इस तरीके से सिंपल सा आपका ये हार्ट का डायग्राम बन गया। इसको भी आप खत्म कर सकते हो जल्दी से ऐसे, और इसके पूरे के पूरे क्या है, आप नाम लिख सकते हो, ताकि टीचर को पता चल जाए कि ओहो ये ऐसे होता है, बच्चों को मालूम है इसका मतलब, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे बनाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ तो आपका मुंह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, यकृत आ गया है, ठीक है। यकृत के यहाँ से क्या निकलता है, ये आपका पेट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे पेट आ गया। अब यह होगा, ये यकृत आ गया, पेट यहाँ पे ये टच करता हुआ निकलता है, ध्यान देना, यहाँ पे टच करता हुआ निकलता है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके टच करके निकलता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि आ जाती है आपकी, ठीक है। मैं अलग कलर से बना देती हूँ, ये रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, नाम लिख देना, ठीक है। ये आपका यकृत आ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आमाशय आ गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर यहीं से क्या है, टहनी जैसी निकलती है एक, यहीं से क्या है, एक टहनी जैसी निकली, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से टहनी निकली है, तो हम पत्ती की बात करेंगे, ये पत्ती निकल गई। इस पत्ती को आपने क्या बोला, इस पत्ती को आपने क्या नाम दिया भाई, हाँ, अग्नाशय, ठीक है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ये कहाँ खुलेगा, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ये रही आपकी क्या, यहाँ पे शुद्रांत आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वहद्रांत आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका 2 आ जाएंगे, लो जी, ये आ गई, ठीक है। आपका बन गया डायग्राम, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। चलो, फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके 2 लंग्स बना देने हैं, बस छुट्टी, लंग्स बना देना है। अगर आपको रिब्स दिखाने हैं इसके ऊपर, तो एक के ऊपर रिब्स दिखा दो, ये रहे हमारे रिब्स। रिब्स क्या होती है, पसलियाँ, ठीक है। ये क्या हो गई, पसलियाँ हो गई हमारी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। तो लंग्स हमारे इसी के अंदर सेफ होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं इसी के अंदर सेफ होते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये फेफड़ा हो गया एक,
है ना, ये भी फेफड़ा हो गया, वो ऊपर रिब्स आ गई। अब इसके अंदर क्या है, कुपिकाओं को अगर दिखाना चाहो तो हमने कहा कि ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है इस तरीके से, ये आगे विभाजित हो जाता है और यहाँ पे क्या है, ये कुपिकाएं आ जाती हैं ऐसे 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 करके। तो ये क्या है आपकी कुपिकाएं, ठीक है। बस बन गया इतना सा डायग्राम। लगा इसमें कोई टाइम, बताओ? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई हमें पता है कि दो तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो नर क्या आता है, ठीक है, एक मादा आ जाती है। नर का क्या है कि इतना नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर क्या आता है पूछने के लिए, मादा वाला आता है, ठीक है। चलो मादा का बनाते हैं। कैसे बनाओगे आप मादा के लिए? हाँ, इस तरीके से, ये आपका, ये आ गया आपका मादा का, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर अंडाशय आ जाता है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, ये रहा आपका क्या है, ये आपका अंडाशय आ गया, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, फिम्बरी होती है, फिम्बरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, झिल्लरी भी बोलते हैं। यहाँ आपकी अंडवाहिनी आ जाती है, अंडवाहिनी आ गई। ये आपका गर्भाशय आ गया, जहाँ पे क्या होता है, भ्रूण होता है, बच्चा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीके की लाइनिंग मौजूद होती है, ठीक है। एक बाहरी अस्तर, सबसे बाहर का अस्तर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर का एक और अस्तर पाया जाता है, दूसरा स्तर आ गया। फिर तीसरा स्तर आता है ये, जो क्या करता है कि अगर गर्भ ठहर जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं ठहरता है तो ये क्या होता है, ये ब्लड के रूप में टूट के बाहर आ जाता है। ये आपका आ गया है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, योनि हो गई है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक और इस तरीके से क्या होती है, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं योनि ग्रीवा, ठीक है, योनि ग्रीवा जिसको हम बोलते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा डायग्राम था, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास ये भाई क्या आता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं परागण, ठीक है। परागण किसका होता है, जो पराग कण होते हैं, किसका होता है, जो पराग कण है, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं स्त्री केसर के ऊपर, ठीक है। कहाँ गए वो, स्त्री केसर के ऊपर गए। इतनी बात समझ में आई। सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम दिखाना है आपको। क्या डायग्राम दिखाना है यहाँ पर आपको, इस तरीके से, ये रहा गोलू सा डायग्राम यहाँ पर आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हमने, बोला ये क्या है आपका, ये परागकण हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने एग्जामिनर को समझाना है। ये परागकण यहाँ पहुंचा, ये पहुंच गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र है। ये क्या है आपका, वर्तिका आ जाएगा। वर्तिका के अंदर ये क्या है आपका, नीचे अंडाशय आ गया। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया बीजांड। इस तरीके से बीजांड की संरचना होती है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, ये होता है आपका अंड कोशिका, ठीक है, ये अंड कोशिका होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो परागकण है, ये परागकण क्या करेगा, इससे जो नर युग्मक बनेगा, इससे जो नर युग्मक बनेगा वो यहाँ जाएगा 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 और इससे जाके मिल जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर मिलके इससे क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, निषेचन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम हो जाता है। हमको सिर्फ इतना ही दिखाना है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं दिखाना है। आगे समझ में सब बच्चों? तो हमें किन किन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया यार हम लोग पढ़े तो बहुत बार है, लेकिन हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हर छोटी से छोटी रिएक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमको इसकी ट्रिक पता है। ट्रिक तो हम सभी बच्चे लोग जानते हैं। ट्रिक क्या होती है इसकी, कि A+B नाम के कोई केमिकल है, मिलकर के AB नाम का यौगिक बनाते हैं, तो जहां पर एकल उत्पाद बनता है वो संयोजन अभिक्रिया है। परंतु हमें पहचान करना आना चाहिए। अगर आप लोग पहचान नहीं कर पाए तो किसी काम की नहीं है ये अभिक्रिया। दूसरी बात करते हैं वियोजन। अब वियोजन में 3 प्रकार की रिएक्शंस होती है जो आपको पता होना चाहिए। पहला होता है उष्मीय वियोजन। आपकी बुक में उष्मीय वियोजन के 4 से 5 एग्जाम्पल है। उष्मीय वियोजन के 4 से 5 एग्जाम्पल है बच्चा, वो आपको अच्छे से करना है। पहला है आपके पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वियोजन। फिर आपके पास में है बच्चा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 का वियोजन। फिर आपके पास में है FeSO4 का वियोजन एंड बच्चा लास्ट में है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। ये सभी वियोजन कहलाते हैं आपके उष्मीय वियोजन, जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम में बेटा यहीं से अभिक्रिया आएगी। फिर बात करते हैं आपके पास में जो नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट वियोजन है वो है बेटा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन एग्जाम के अंदर जनरली देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। प्रकाशीय वियोजन में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, एक है आपके पास में AgCl, दूसरा एग्जाम्पल है AgBr का। तो वो सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं किसके, AgCl और AgBr का वियोजन। तो आपको ये वाले वियोजन वहां पे करने पड़ेंगे। देन हम लोग बात करते हैं द लास्ट वन जो कि है आपका विद्युत अपघटनी वियोजन। मैं थोड़ा सा इसको सरका के लिखती हूँ ताकि हम लोग और भी यहाँ पर कवर अप कर पाए पॉइंट्स को। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, विद्युत अपघटनी वियोजन, ठीक है, या विद्युत वियोजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके पास में जल का विद्युत वियोजन दर्शाया गया है, यानी H2O किस रेशो में टूटता है, इसका सिर्फ आपके पास MCQ बनता है। मैक्स टू मैक्स आपसे बोलेंगे चित्र बना के सॉल्यूशन दीजिए। फिर बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आपके पास में अलग अलग प्रकार से दी गई, चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 3 में भी विस्थापन अभिक्रिया आपको दिखेगी। जहां जहां पर विस्थापन होता है बस आपको एक चीज याद रखना है और वो है बेटा क्रियाशीलता श्रेणी। आपको पता है जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक कैसे होते हैं, क्रियाशील पदार्थ होते हैं, वही विस्थापन कर पाएंगे किसी अनादर लवण का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्रियाशीलता श्रेणी याद रहेगी तो विस्थापन आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी गलत कराओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे AgNO3 में कॉपर का वियोजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर के नाइट्रेट से अगर कॉपर नाइट्रेट में मैंने सिल्वर धातु डाली तो वियोजन कौन सा होगा, तो यहाँ पर वियोजन की अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है सिल्वर धातु से यानी कि चांदी से, तो चांदी कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। ये लॉजिक कब पता रहेगा, जब आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद रहेगी। तो आपको पहले ये करना है फिर आप लोग ये करोगे। फिर बात करते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं बात करती हूँ तो यार ये वाली जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आयन अदला बदली होते हैं। क्या बदलते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं, और इसी पर पूरी की पूरी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन बेस्ड होती है। और यहाँ पर साथ में आपको एक और अभिक्रिया देखने के लिए मिलती है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो याद रखिए दोनों अभिक्रियाएं एक नहीं है, दोनों ही अभिक्रिया अलग होती है, पर याद रखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का फंडा एक ही होता है कि जहां जहां पर हमें कोई सॉलिड, कोई ठोस पदार्थ मिलता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं इसके, जैसे कि BaSO4 प्लस NaCl वाला रिएक्शन, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो BaCl2 प्लस Na2SO4 का रिएक्शन, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4 का रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, है ना। तो ये दोनों काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के पास में बताई गई है। जो पहली है बच्चों जैसे कि जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ में अपचयन, एंड जो अनादर है वो है बेटा कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। ये बहुत रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में आता है। इसके अलावा MnCl2 है ना, ये एक और एग्जाम्पल, सॉरी एक और आपके पास में अभिक्रिया होती है जिसमें MnO2 की अभिक्रिया की जाती है HCl के साथ में। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में हर चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि किन किन चीजों को आपको कवर करना है। फिर बात करते हैं उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया। अगर आपको उसकी टर्म पता है कि उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा ग्रहण होती है, तो आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर बात करते हैं अवक्षेपण। मैं बात कर चुकी हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हमें कोई सॉलिड यानी कि कोई ठोस पदार्थ मिलता है। तो ये थे अध्याय 1 की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन 1। देखो आप लोग देखो कि ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि NaSCO3 का कैसे वियोजन होता है, लेड नाइट्रेट का वियोजन करेंगे तो क्या होगा, ये आपके जबान पे होना चाहिए। आप लोगों का प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगला। तो अगला जो चैप्टर है दैट इज अम्ल क्षार लवण। इस अध्याय में पूरी की पूरी ट्रिक्स होती है और कुछ भी नहीं है। इस अध्याय को अगर आप लोग ध्यान से देखो बेटा, फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो रिएक्शन आप लोग देखोगे इस चैप्टर के अंदर, वो रिएक्शन है वो कहलाती है धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जिंक धातु की H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया देखी, आप लोगों ने लोहे धातु की HCl के साथ में अभिक्रिया देखी। तो ये अभिक्रिया क्या है, अम्लों के साथ में अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि कोई भी धातु, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई भी XYZ फर्क नहीं पड़ता, लोहा है, चांदी है, आपके पास में कुछ अनादर जो मेटल्स है उसकी बात कर ली जाए तो अम्लों के साथ में अभिक्रिया होती ही है। और चैप्टर 3 में इसी को हम लोग एलाबोरेट करेंगे कि कौन कौन से अम्ल जो है वो अभिक्रिया करेंगे, कौन कौन से अम्ल जो है वो धातुओं से अभिक्रिया
नहीं करते, ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा क्षार धातुओं की अभिक्रिया, क्षार और धातु की अभिक्रिया में क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पर दो रिएक्शंस देखनी है। एक है बेटा एल्यूमिनियम की रिएक्शन विद NaOH, जो कि एक धातु है, इसकी NaOH के साथ में अभिक्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास में बनेगा। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। फिर बढ़ते हैं बच्चा अगला जो टॉपिक है, दैट इज अम्ल की किसी कार्बोनेट से रिएक्शन। सेम रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी। वहां पर आप लोग सिर्फ कार्बन के नंबर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो और फिर आप लोग इसको कर नहीं पाते। तो अम्ल और कार्बोनेटों की अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या सीखा है, यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा हमें, उत्पाद के रूप में हमेशा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जल यानी कि पानी H2O और साथ में कोई लवण की प्राप्ति होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में जो अक्सर आएगा क्वेश्चन वो होगा कोई भी अम्ल के साथ में, कोई भी अम्ल के साथ में या तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलेगा, या बेटा आपके पास में सोडियम Na2CO3 रहेगा, या आपके पास में CaCO3 रहेगा। एग्जाम में यही 3 कार्बोनेट आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ अलादर बनता ही नहीं है, यही आपके चैप्टर बुक्स के अंदर गिवन है। ये जो अभिक्रियाएं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इनको आपको स्वयं करके देखना है। यहाँ पे मैं आधी रिएक्शन समझा रही हूँ, रीजन इसके पीछे सिंपल सा है बेटा कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। मैं आपको आधा रास्ता तय करवा चुकी है, अब आधा मंजिल बेटा आपको खुद से करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है कि आप इसका नोट जरूर बनाइएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इस अभिक्रिया के उदाहरण क्या है। तो ऐसे करके आप अपने बहुत ही तगड़े रिएक्शंस की नोट्स बना सकते हो। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको सबसे बेसिक उदासीनीकरण का रिएक्शन मिलेगा, वो है बेटा अम्ल HCl और NaOH का अभिक्रिया। तो ये वाली तो है ही आपके बुक में, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अम्ल, किसी अन्य क्षार की भी अभिक्रिया आपको दिख सकती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अभिक्रिया के 10 नाम हो सकते हैं, हमें घबराना नहीं है। हमें यह नहीं सोचना है कि विस्थापन है या कौन सी अभिक्रिया है कि कौन सी अभिक्रिया है। मैंने क्या बोला, एक अभिक्रिया के 10 नाम पॉसिबल है। अगला है अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। भाई जब मैं बात कर रही हूँ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया तो इसमें बहुत ही लॉजिक क्लियर होता है बच्चा कि हम लोगों ने क्या समझा है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति वाले जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो ऑलवेज कोई लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको समीकरण बुक से लिखनी पड़ेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला, दैट इज अम्ल और क्षार में समानताएं। बेसिकली ये है आपके पास में समानताएं, तो आप इसको कट करके लिख सकते हो समानताएं, तथा यहां लिखोगे उनके तनुकरण। यस, अम्ल और क्षार का तनुकरण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में आती है। यहीं पर बच्चा आपके पास में डिस्कशन किया जाता है हाइड्रोनियम आयन के बारे में। अगर आप सभी बच्चे लोग यहाँ पर नहीं जानते हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं तो बच्चा वापस से मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा। हाइड्रोनियम आयन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में अगर मैं आपको डिस्क्लोज करूं बच्चा, तो यहाँ पर नमक के ब्राइन मतलब यानी नमक के विलयन यानी कि ब्राइन से यानी कि NaCl एक्वियस सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन से यानी जलीय विलयन से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है वन ऑफ द मोस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। फिर हमें जाननी है द लास्ट वन इज लवणों के निर्माण की प्रोसेस। अब बात करते हैं लवणों के निर्माण। तो लवण कौन कौन से हमारे पास में बुक के अंदर, लवण हमारे पास में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। इसके अलावा हमारे पास में जो अगला लवण है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, साथ में CuSO4.5H2O। इसके अलावा आपके पास में आपको मिलेगा जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये आपके पास में है जिप्सम। तो जिप्सम से लेकर के आपको ये सभी को कैसे बनाया जाता है, इनके निर्माण की विधि के समीकरण अच्छे से कर लीजिएगा। इनके निर्माण के समीकरण आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। फिर बढ़ते हैं आपके अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पर जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जनरली
धातुओं की और अधातुओं के रासायनिक गुण, यहाँ पर याद रखिएगा ये कहलाते हैं इनके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण होता है जल के साथ अभिक्रिया और दूसरा होता है वायु से अभिक्रिया। वायु मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। यहाँ पर आपको बुक में अलग अलग धातुओं के साथ में अभिक्रिया दर्शाई गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, बट वहीं पर एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, वो बहुत स्लो रिएक्शन करती है। एंड फॉर आपका सोना, चांदी, कॉपर, मरकरी, ये बहुत स्लो रिएक्शन करती है या रिएक्शन ही नहीं करती है। तो आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटना है एंड फिर उनकी रिएक्शंस को ध्यान से देखनी है। याद रखिएगा हर कोई की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास में है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अगेन सेम चीज, धातुओं के अम्लों के साथ में अभिक्रिया, पर यहाँ पर याद रखिएगा हर कोई, यहाँ पर HNO3 जो है उसके साथ की अभिक्रिया, इसके जो ऑक्सीकरण का गुण होता है ना, इसका जो ऑक्सीकरण का गुण होता है बेटा आपके अम्ल के पास में, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये वाला आना चाहिए। फिर बात करते हैं अधातुओं की क्षारकों से अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम के बहुत सारे वो पढ़े हुए हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया है ये एग्जाम में आएगी ही आएगी। फिर बात करते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ और नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है, सारे एग्जाम्पल आप लोग करोगे। देन आपके पास में आती है थर्मल रिएक्शन, यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन आता है परिभाषा के रूप में आता है बेटा, परिभाषा और आपसे पूछा जाएगा समीकरण बताइए, तो ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं भर्जन और निस्तापन। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ निस्तापन और भर्जन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, अयस्कों से हम क्या करते हैं, अयस्कों से हम धात्विक ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं, तो ये वाले आपके पास में जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से कवर करना है। देन धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण में बच्चा कॉपर धातु का जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है वो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं होती है, आपको 4 मेन रिएक्शन पर ध्यान देना है, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, असंतृप्त को चेंज करते हो आप लोग किसके अंदर, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को फ्लो आउट करते हो और यहाँ पर वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है। और डिटेल में समझना है, लेक्चर आपके पास में। दहन में क्या होता है, O2 से अभिक्रिया होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। O2 से अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय या फिर हमारे पास में अम्लीय K2Cr2O7। तो KMnO4 की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं। तो एल्कोहल का रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलता है, एथेनॉइक अम्ल मिलता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। फिर आफ्टर दैट संकलन अभिक्रिया बता चुकी हूं मैं आप लोगों को, इसका योगात्मक और हाइड्रोजनीकरण ये भी नाम होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं बात करती हूँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको यूज करना है, और वो है बच्चा आपके पास में मीथेन की रिएक्शन विथ क्लोरीन। ये वाली अभिक्रिया बहुत जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिर से एग्जाम के अंदर आता है। फिर जो लास्ट टॉपिक आप लोग देख रहे हो, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें बच्चा आप लोग देख सकते हो कि C2H5OH की 3 अभिक्रिया विद सोडियम। ठीक है, पहला सोडियम साथ में रिएक्शन होती है, C2H5OH की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको ये 2 रिएक्शन करनी है। ठीक है, इसके बाद में जो अगली अभिक्रिया होती है इसके अंदर वो ये है बच्चा C2H5OH की रिएक्शन विद CH3COOH, जो कि आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। फिर आपके पास में वापस से बेटा CH जो आपका एस्टर होता है CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन विद NaOH आपको आनी चाहिए, CH3COOH की रिएक्शन विथ NaOH। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए CH3COOH की रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल्सो विद सोडियम कार्बोनेट। तो बस आप लोग इतना कर लीजिए, आपके पास में बेटा सारी अभिक्रिया आप लोग कर लोगे, ये दो वो 3। तो ये रिएक्शंस एग्जाम में आती है। यहाँ पर आप लोग जानते हो इसे हम लोग साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आपके पास में एक अभिक्रिया होती है निर्जलीकरण, जो कि ये वाली अभिक्रिया है, एल्कोहल को
हमें सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करना पड़ता है। तो ये सारी रिएक्शन आप लोगों को करनी है। बस इतना कर लीजिए, आप लोगों की केमिस्ट्री के बेटा जो जितने हैं चैप्टर लेकर 1 से लेकर कर आपके पास में चैप्टर नंबर 4 तक पूरी की पूरी जो अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इन अभिक्रियाओं के बस आपको क्या करने हैं, समीकरण ढूंढने हैं एंड समीकरण को बच्चों आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट, आपका पूरा का पूरा काम डन हो जाएगा। आईयू का मतलब होता है आपके पास में, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ये एक प्रकार की ना संस्था कहलाती है। ये एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की प्रथा बनाती है। मतलब इसने रूल्स दे दी, जैसे कि अगर मेरा नाम है तो मेरे एक जो बुजुर्ग होंगे तो मेरे बुजुर्ग ने मेरा नाम सुभद्रा रखा, और हमारे यहाँ की एक रीत है कि मेरे नाम के बाद में सरनेम लगाया जाएगा माथनकर। तो दैट इज द काइंड ऑफ रूल कि हमारे घर के नियम सेट है। हमारे घर में एक नियम सेट है कि लड़कियां कभी लड़कों के पाँव नहीं छूती या फिर किसी के भी पैर नहीं छूती, क्योंकि लड़कियां सर्वोपरि मानी जाती है। तो हमारे यहाँ कभी भी कदम नहीं छुए जाते लड़कियों के द्वारा। तो ये रूल्स है, किसने डिसाइड किया, हमारे पूर्वजों ने। तो वैसे ही आईयूपीएससी एक संस्था है जिसने क्या किया, नामकरण करने की प्रक्रिया चालू करी। तो नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। उसके पहले कुछ छोटी सी चीजें मैं आपको हिंट वाइज या याद करने के लिए बोलूंगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द रूल नंबर फर्स्ट। आईयूपीएससी में क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला है, सर्वप्रथम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की सबसे अधिक संख्या होती है। यस, सबसे पहला रूल हमारे पास में यही है कि हमें क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या है, उसको चूज करना है। एंड सबसे बड़ी श्रृंखला में हम संख्याकरण उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रकार्यात्मक समूह सबसे पहले आता है। ये दो रूल है। एंड तीसरा रूल, पूर्व आपके पास में ये है उसका मुख्य श्रृंखला का नामकरण। मैं समझाती हूँ मैंने क्या बोल दिया, मुझे पता है एकदम से दिमाग में कुछ नहीं घुसा होगा, बस आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी संख्या कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला हमको चयन करनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। आपके पास में दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। आप लोग ध्यान से देखो। तो आपको सबसे बड़ी श्रृंखला चूज करनी है। तो पहला रूल है हमारे पास में सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो सबसे अधिक कार्बन कहाँ पर है इस श्रृंखला में, तो हमने चूज कर ली, इस श्रृंखला में हमने चूज कर ली। तो हमारी मुख्य श्रृंखला क्या होगी, हमारी मुख्य श्रृंखला होगी ये 5 कार्बन वाली सबसे बड़ी श्रृंखला। तो ये 5 कार्बन वाली सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो अब प्रॉब्लम होता कहाँ है बताती हूँ आपको। अब बच्चे बोलते हैं मैम हम लोग जो गिनती है कार्बन के जो नंबर्स है वो इस तरफ से दे या मैम इस तरफ से दे, ये समझ नहीं आता। तो पहला चीज हमेशा देखो प्रकार्यात्मक समूह किधर जुड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा कार्बन की संख्या इधर से गिनूंगी, ठीक है। और दूसरी चीज हमको देखनी है शाखा कहाँ से निकली है। तो पहली चीज OH समूह कहाँ जुड़ा है या कोई भी OH क्या है बच्चा आपके पास में, मैं समझाऊंगी इसको आगे। इसे कहते हैं हम लोग प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। ये आपके पास में प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, ठीक है, या इसको आप लोग क्रियात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, यहाँ पे आपकी शाखा होगी। तो पहली चीज हमें हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे कोई प्रकार्यात्मक समूह हो या जहां से सबसे पहले शाखा ओपन होती है, खुलती है। ये वाला आप लोग देख सकते हो यहां से नंबरिंग की गई है क्योंकि शाखा यहाँ पे चौथे कार्बन पे खुल रही है जबकि यहाँ पे दूसरे कार्बन पर खुल रही है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मुझे जवाब दीजिएगा, मेरे पास में ये कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, मेरे पास में ये लंबी सी कार्बन की श्रृंखला है और मैंने कहीं पे यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक शाखा खोल दी है या यहाँ पर मैंने क्रियात्मक समूह आपके पास में COOH जोड़ दिया है। आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इधर में नंबरिंग हम लोग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से या उस तरफ से। फटाफट से बताओ किधर से करोगे। तो हमारा रूल कहता है हमें हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कोई क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक पड़े,
ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास में शाखा भी हमें वही चूज करनी है जिसमें सबसे बड़ा प्रकारात्मक समूह पड़े। तो हमारे पास में जो शाखा होगी वो ये वाली शाखा आप लोग चयन करोगे। यस, क्यों? क्योंकि हमें हमेशा क्रियात्मक समूह को साथ में लेना ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हुई चीज है? गुड। समझाती हूँ, इसका नामकरण भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। चलो अभी इतना समझ लो कि हमारे पास में ये वाला सही है और वो वाला एग्जाम्पल गलत है। तो प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं? तो आपको सिर्फ याद रखना है, आपके ये 4 प्रकारात्मक समूह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4। और आपको ध्यान रखना है कि इन चारों प्रकारात्मक समूह के साथ साथ आपके एल्काइन और एल्किन्स भी प्रकारात्मक समूह के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, तो मैं कहाँ पर थी? यहाँ पर। आपको पता है एल्कोहल मतलब कि OH, एल्डिहाइड मतलब कि CHO, कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कि COOH। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं थोड़ी सी और क्लियर रहे, क्योंकि मुझे पता है बेटा आप लोग ना कंफ्यूज जरूर होगे, और नो डाउट इन दैट मैं समझाती हूँ करना क्या है। सबसे पहला चीज है, आपको प्रकारात्मक समूह याद रखना है COOH। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकारात्मक समूह कहलाता है COOH। और याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रकारात्मक समूह के साथ में कुछ ऐड अप कर देते हैं तो इसका जो IUPAC नामकरण में याद रखिए अंत में हमेशा जुड़ता है। इसका जो IUPAC नामकरण का जो अनुलग्न है, तो इसका अनुलग्न, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। और ये अनुलग्न हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, नाम के मुख्य श्रृंखला के नाम के अंत में जुड़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंत में हमेशा क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल जुड़ेगा। ये आपको याद करना है बेटा। अब जो याद करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो अनदर चीज मुझे समझानी है, दूसरा आपके पास में होता है CHO मूलक। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, एल्डिहाइड कहा जाता है। एंड एल्डिहाइड को आप किस अंत में क्या लगाया जाता है? अंत में लगाया जाता है अल, अंग्रेजी में लिखा जाता है AL, यहाँ पर हिंदी में कहीं कहीं अल लिखते हैं, किसी किसी किताब में आपको ये भी दिखेगा। तो अगर मान लो कि कहीं पर आपके पास में L दिख जाए तो तब भी कंफ्यूज मत होना। फिर हमारे पास में जो अनदर वन है दैट इज आपका कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह होता है C डबल बॉन्ड O। याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। जैसा नाम वैसा काम। इसके अंत में क्या जुड़ेगा बेटा? अंत में जुड़ता है आपके पास में ओन, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास में आता है OH। OH आपको पता है अल्कोहल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अल्कोहल का जो अंत में क्रियात्मक समूह कहलाता है वो है आपके पास में ऑल, सिंपल एंड स्वीट। इसके अलावा आपको पता है जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके एल्कीन कहलाते हैं। एंड एल्कीन्स जो है उनका अंत में क्या आएगा? एल्कीन का अंत आता है बेटा किसके साथ में? ईन के साथ में, बड़ी ईन। एंड फिर होते हैं एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एल्काइन, ओके। एंड एल्काइंस जो है वो एंड में क्या लिखेंगे? आइन से एंड होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। बस आपको इतना याद रखना है। और ये जब आप लोग याद कर लोगे तो इसके साथ में आपको जो एक चीज और याद करनी है वो है कार्बन परमाणुओं की गिनती। बस इतना कर लो, खत्म कहानी। तो ये होती है बेटा मेथ। अगर कहीं पर आपके पास में किसी भी श्रृंखला के अंदर मान लीजिए एक कार्बन है तो आप लोग क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे। कहीं पर आपके पास में अगर मान लीजिए 2 कार्बन है तो उसको क्या लिखोगे? एथ लिखोगे। कहीं पर 3 कार्बन है तो उसको क्या लिखोगे आप? प्रोप लिखोगे। कहीं पर 4 कार्बन है तो आप लोग उसको लिखोगे ब्यूट, ठीक है। और कहीं पर अगर मान लीजिए 6 कार्बन, सॉरी आपके पास में 4 कार्बन है तो आप लोग ब्यूट लिखोगे, ठीक है। आपके पास में जो 5 कार्बन है, ठीक है, ओके, मैं उधर साइड लिख देती हूँ ताकि आप लोग देख सको। तो जो 5 कार्बन है आपके पास में इसको आप लोग लिखोगे पेंट। पेंट के साथ में जो 6 कार्बन है उसको लिखा जाता है हेक्स। जहां पर आपके पास 7 कार्बन है उसे लिखोगे आप लोग हेप्ट। जहां पर 8 कार्बन है उसे लिखोगे आप ओक्ट। वैसे इतना काफी है, परंतु कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है C9 C10। C9 को आप लोग लिखोगे नोन और इसको लिखोगे डेक, ठीक है। दैट्स इट। इतना बस याद कर लो। इतना याद करने के बाद में अब हम लोग करते हैं कुछ नामकरण। चलिए, नामकरण को हमेशा कैसे करना है समझाती हूँ। तो हमें सबसे पहले प्रयोग करना है मूल शब्द।
ठीक है, आप लोग ये अंत वाला सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये नामकरण का हमारा मुख्य है। तो हमारे पास में मूल शब्द क्या होता है बेटा? श्रृंखला। तो ये आपकी श्रृंखला है, ये कुछ नहीं है, श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला के साथ में हमेशा दो चीजें लगते हैं आपके, दो प्रत्यय प्रयोग में लाया जाता है। प्राथमिक प्रत्यय होता है आपके पास में और दूसरा द्वितीयक प्रत्यय होता है। प्राथमिक प्रत्यय में हमेशा आप लोग श्रृंखला एकल बंध वाली है, द्विबंध वाली है, त्रिबंध वाली है, और ये पहचानोगे आप। तो एकल बंध रहा, ठीक है, अगर कहीं पर एकल बंध रहा मतलब कार्बन में सिंगल बंध है पूरी श्रृंखला में, तो आप लोग क्या लगाओगे? एन लगाओगे। इसमें किसी को डाउट? अगर आपके पास में डबल बंध है तो क्या लगेगा? आपके पास में लगेगा बेटा इन लगेगा, ठीक है। एंड कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्रथम प्रत्यय हो गए, और फिर आपके पास में प्रकारात्मक समूह का आपको प्रयोग करना है जो कि अनुलग्नक होंगे, ठीक है। तो प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्नक, बस इतना आपका मेन पार्ट है। अगर एक बारी आपको ये समझ में आ गया तो हम यहां से नामकरण प्रारंभ करते हैं। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, बस इतना ही है जो है। यस बच्चों, इतना ही है जो ये है आपका 10 मिनट IUPAC। अब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो पहला आपके पास में जो एग्जाम्पल है वो ये है। फटाफट से चूज करिए कि आप लोग शाखा का नाम कहां से दोगे। भाई शाखा का नाम हम लोग यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं। यहां पर आप लोग एक प्रकारात्मक समूह, या आप लोग बोल सकते हो कि एक हमें क्या दिख रहा है, इसे बोलता है सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह को आप लोगों को हमेशा आगे लिखना पड़ता है। ये हमेशा आगे लिखे जाते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्व लग्न होते हैं। आप लोग देखो, दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास में पूर्व अनुलग्नक, एक होता है बेटा अनुलग्नक। तो पूर्व होते हैं और एक होते हैं अंत में लगने वाले। पूर्व अनुलग्नक में क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई एल्किल समूह, एल्किल मूलक होते हैं। एल्किल मूलक जैसे कि CH3 इत्यादि, ठीक है, CH3 C2H5। एल्किल मूलक होते हैं CH3, इसको बोलते हैं मेथिल, C2H5 इसे बोलते हैं एथिल। मेथिल एथिल यही आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में भी आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन। अब नामकरण कैसे करते हैं चलिए समझाती हूँ मैं आपको। तो अब आपके पास में सबसे पहला एग्जाम्पल में हमारे पास जो मूलक है वो कौन सा है? प्रतिस्थापित समूह है। इसके अलावा आपको क्या कोई और दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास में इस पूरी श्रृंखला में 2 क्लोरीन है, बाकी हमको कोई प्रकारात्मक समूह दिखा क्या? नहीं। नामकरण कहां से करेंगे? नामकरण हमको आप लोग इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नामकरण चालू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से नामकरण स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या लिखा जाता है बेटा? हेक्स लिखा जाता है। 6 कार्बन मतलब कि हेक्स, ये कार्बन की गिनती है। ये हमारी मूल श्रृंखला का पहला नाम करेंगे। और क्या सब में डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो हेक्स प्लस क्या आएगा? एन आएगा। हेक्स एन आप लोग जोड़कर लिखेंगे तो ये मूल श्रृंखला या मूल शब्द बन जाएगा आप लोगों का। तो मूल शब्द क्या हो गया आप लोगों का? हेक्स एन। याद रखिएगा, ये हमेशा रफ कॉपी में काम करना है आप लोगों को। दूसरी चीज क्या होगी आप लोगों के सामने? दूसरी चीज रहेगी अब नंबर ऑफ प्रकारात्मक समूह। क्या कोई प्रकारात्मक समूह है? क्या COOH है? नहीं है। क्या OH है? नहीं है। क्या CHO है? नहीं है। कीटोन है? नहीं है। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब हमको करना है क्या? पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक कौन सा आपके पास में? क्लोरीन। क्लोरीन कितने क्लोरीन भाई? 2 क्लोरीन है। याद रखिएगा केमिस्ट्री का रूल, केमिस्ट्री में हमेशा जहां पर एक होता है उसे हम लोग मोनो बोल देते हैं, जहां पर 2 होता है उसे हम लोग डाई बोलते हैं, 3 को हम लोग ट्राई बोलते हैं, ठीक है। अब एक ही अनुलग्नक 2 बार प्रयोग किया गया है तो हम लोग लिखते हैं डाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार होती है, वैसे ही हमको यहाँ पे प्रयोग में लाना है। हेक्सेन मूल शब्द हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पूर्व लग्नक के नाम लिखेंगे। तो पूर्व लग्नक क्या है? क्लोरो। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो। कितने क्लोरो हमारे पास में? 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे हम लोग? डाई क्लोरो। किस नंबर पे है? किस कार्बन के नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, द्वितीय कार्बन के नंबर पे। हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन के नंबर पे जुड़ा है क्लोरीन। तो बता दो किस पे जुड़ा है बेटा? सेकंड नंबर पे। तो 2 बार है तो 2 डाई क्लोरो हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। इसमें बताइए फटाफट से नामकरण किधर से करोगे? इस तरफ से, इस तरफ से, इस वाले में आप लोग इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए। ये एल्किल समूह हमेशा बीच में आएगा। एल्किल समूह क्या होता है? ये बेटा आपके पास में कहलाता है मेथिल।
ठीक है, नाम कैसा लिखोगे, 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द पेंट लिखा जाएगा। पेंट के अंत में क्या हमको देखना है, कोई एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है या कोई प्रकारात्मक समूह। तो हमने कोई प्रकारात्मक समूह देखा क्या, कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है। बस क्या दिख रहा है हम लोगों को, हमारे पास में कोई अनुलग्नक नहीं है। तो अनुलग्नक नहीं है तो भाई इसको छोड़ दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पेंट के साथ में क्या आ जाएगा, एन आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, तो इसको मैं रफ में करती हूँ, हमेशा याद रखिएगा। मूल शब्द और जितना भी IUPAC नामकरण है रफ कार्य में करोगे और जो असली नाम है उसको बाद में लिखोगे। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन आपके पास में मूल शब्द बन गया। अब यहाँ पे लिखना है आपका कार्बन की संख्या और उस पे जो भी अनुलग्नक जुड़ा है वो। अनुलग्नक क्या है हमारे पास में, मेथिल समूह। तो मेथिल हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि मेथिल जुड़ा है हमारे पास में, किस नंबर पे जुड़ा है, तीसरे नंबर पे जुड़ा है। तो 3 मेथिल पेंटेन, क्या लिखोगे इसको, 3 मेथिल पेंटेन। हो गया, तो कितना आसान नाम है, 3 मेथिल पेंटेन। गुड। अगला, अब आपका काम है मुझे इनके नामकरण करके बताना। मैं आपको ये वाला नामकरण समझा देती हूँ, लेकिन ये वाले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में समझाएंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, इधर नामकरण किधर से करना है, जहां प्रकारात्मक समूह कहां पर है बाबा, यहाँ पर है। तो प्रकारात्मक समूह कोने में है हमारा। ठीक है, तो हम लोग इसको नामकरण करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने कहां से, इधर से नामकरण किया। 4 कार्बन, तो क्या लिखोगे बेटा, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट प्रयोग में लाते हैं। सब में एकल बंध है, कहीं द्विबंध है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा इसको मैं अब, ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन मैंने लिख दिया है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अनुलग्नक ढूंढेंगे प्रकारात्मक समूह का। कौन सा होगा बेटा, COOH। क्या होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। अभी बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो ये देखो, ओइक अम्ल। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे इसको अंत में, ओइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, हिंदी सबने पढ़ी है ना कि हम लोगों ने क्या किया, ओइक को जोड़ दिया। तो ब्यूटेनोइक अम्ल हमारी मुख्य शब्द है। ये हमारे पास में क्या मिल गया हमको, मूल शब्द और अनुलग्न हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्व लग्नक का नाम निकालेंगे। तो पूर्व लग्नक में कौन है भाई, तो पूर्व लग्नक हमारे पास में एक ही दिख रहा है और वो है आपका मेथिल, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किस संख्या पे है भाई, दूसरी संख्या पे है, तो हम इसको लिख देंगे भाई, इसको लिखा जाएगा हम लोग 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, बस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्कोहल समूह है और यहाँ पर डबल बंध है, तो सोच समझ कर लिखना। यहाँ पे क्या, मैं इसको हिंट दे देती हूँ कि आप लोग यहाँ पे लिखोगे कार्बन की संख्या, जो कि लगभग आप लोग यहीं से लोगे, और आपके पास में एक नहीं 2 एल्कोहल समूह है। तो ध्यान से इसका नामकरण करना है आप लोगों को। किधर से नामकरण करोगे, ऑफ कोर्स यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके पास में 5 आप लोगों ने नाम दे दिए हैं। अब आप लोग क्या करोगे, नामकरण चालू करोगे इसका। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वाले में। तो अगेन इसका भी नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में समझाएंगे। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। तो ये था IUPAC नामकरण। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और भी प्रैक्टिस करना है तो जस्ट टेल मी, हम लोग इसके जो भी आपके आने वाले सेशंस हैं उसमें IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।